जी आप। ओके। सुस्वागतम बच्चों। मैथ्स के मेरे इस दूसरे चरण में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पहले लेक्चर में मेरे हमने क्लास में द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल देखा हुआ था, तो आज हम जो घटक पढ़ने वाले हैं वो महत्व मापन के प्रकीर्ण प्रसंग्रह 7 के सवाल होंगे। तो ये हमारे पाठ का अंत है। तो अब तक में आपको सभी द्विआयामी और 3 आयाम वाले आकृतियों के सूत्रों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठोस के सारे सूत्र आपको मालूम है। अब यहाँ पर हम सभी को उन सभी सूत्रों का उपयोजन करके सवालों को हल करना है। आप पहले ध्यान से हल किए गए प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न खत्म होने पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट आता है तो बीच में अपना हैंड रेज ना करके आप अंत में अपनी शंका का समाधान करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है प्रकीर्ण प्रसंग्रह 7 का 7वां प्रश्न। प्रश्न है, किसी वृत्ताकार बेलन के आकार वाली बाल्टी के आधार का व्यास। तो अब यहां पर मेरे पास देखिए सबसे पहला जो ठोस है वो है बेलन। आप वृत्ताकार या लंब वृत्ताकार बेलन दोनों नामों से इसे संबोधित कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला ठोस है वो है बेलन। तो इस बेलन में हमें दिया है इसके आधार का व्यास, इंग्लिश में व्यास को डायमीटर, जिसे हम डी से संकेत से दिखाएंगे, 28 सेंटीमीटर दिया है। अब आप इसे जानते हो कि कहीं पर भी किसी भी ठोस में व्यास का उपयोग सूत्र में नहीं होता। तो किस लिए दिया है? ताकि इसका उपयोग करके आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकें। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। मान रख दीजिए, व्यास का मान 28 बटे 2। जब 2 से आप इसे काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अगला ऊंचाई, यानी उस बाल्टी की, जो बेलनाकार बाल्टी है उसकी ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा पहला ठोस है। अब इस बाल्टी को पूर्णतः रेत से भरा हुआ है। ये जो आपकी बाल्टी है ये पूरी तरह से रेत से भरी हुई है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस बाल्टी में कितनी रेत है? तो आप इस बाल्टी का घनफल निकालो। किसी भी ठोस के अंदर कितनी जगह है, आप उसके अंदर कितना सामान रख सकते हो, यदि आपको ये जानना है तो आप उस ठोस का घनफल निकाल लीजिए। तो एक आइडिया तो आ गया कि चलो आगे चलकर मुझे अगर रेत निकालना होगा कि मेरे पास बाल्टी में कितनी रेत है, तो हम बेलन का घनफल ले लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेत से पूर्णतः भरी है। उस बाल्टी की रेत को जमीन पर इस तरह पलटिए कि रेत का शंकु बने। आपने इसकी रेत का इस्तेमाल करके क्या किया? शंकु बना दिया। ध्यान दो, हमारा जो दूसरा ठोस आ रहा है वो है शंकु। रेत के शंकु की ऊंचाई, देखो शंकु में 2 तरह की ऊंचाई होती है। हमें जो ऊंचाई दी है वो है इसकी लंबवत ऊंचाई। चूंकि जब आप शंकु की रचना करते हो या शंकु बनाते हो तो शंकु कुछ इस तरह दिखता है। ये शंकु की लंबवत ऊंचाई जिसे आप h से दिखाते हो, ये आधार की त्रिज्या जिसे r से व्यक्त करते हैं, और इसे इसकी तिरछी ऊंचाई यानी l कहते हैं। तो ये शंकु हो गया। तो आपने क्या किया कि बेलन की रेत का उपयोग करके आपने एक शंक्वाकार टीला बना दिया या शंकु के आकार की रचना बना ली। तो ये शंकु रेत से बना है।
कौन सी रेत? जो रेत हमारे बेलन में थी। ठीक, अब बेलन का घनफल बराबर हो जाएगा शंकु का घनफल। अर्थात यदि मैं इसी रेत से उपयोग कर रहा हूं तो पूरी की पूरी रेत अब शंकु बन गई। यानी जब मैं इस शंकु का घनफल निकालूंगा तो वो उतना ही आएगा जितना इस बेलनाकार बाल्टी में है। तो मेरा प्रश्न क्या है? मुझे इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दो, शंकु का आधार अर्थात वृत्त, शंकु का आधार अर्थात वृत्त, तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां लिख दो आधार का क्षेत्रफल, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये आएगा कैसे? दोनों प्रश्नों में, दोनों ठोसों में आपस में क्या संबंध है कि शंकु का घनफल बनाए गए शंकु का जो घनफल है ये बराबर होगा बेलन का घनफल, बेलन का घनफल। आप दोनों तरफ सूत्र लिखिए। बेलन का घनफल आपको पता है, यदि किसी भी ठोस का घनफल आप भूल जाओ तो सबसे आसान तरीका होता है, जैसे अगर मैं बेलन बनाऊं तो बेलन का दोनों जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। तो किसी भी ठोस का जो घनफल है आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई, ये उसका घनफल दे देगा। तो इसका घनफल हो गया, आधार में वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई जिसे हम h से दिखाते हैं ये हो गया h। ठीक इस प्रकार इधर आ जाइए, शंकु जो बना है उसका क्या घनफल होगा? बेलन के घनफल का 1/3। याद रखने का ये आसान तरीका, जो आपने बेलन का घनफल लिखा है उसी का 1/3 आपके शंकु का घनफल हो जाएगा। अब जो मान आपको हल करना है आगे, तो जो मान आपको दोनों तरफ पहले समान दिख रहा है आप उसे कट कर दीजिए, कारण यहां पे भी सब गुणन स्वरूप में दिया है, इस तरफ भी सब गुणे में है। यदि मैं पक्षांतर करूं तो ये गुणा वाला आ जाएगा भाग में, तो दोनों तरफ पाई का मान समान है, हमने कट कर दिया। बाकी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या अलग है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या अलग है, तो आप संकेत को देखकर मत काटिएगा, क्योंकि इनका इस ठोस के लिए एक निश्चित मान है, जो समान होगा तो ही कटेगा, समान नहीं है तो नहीं काटोगे। अब आप अगले स्टेप में मान रख दो सबका। थोड़ा सा एक और है, अगर आप पहले प्रश्न को देख लो तो आपको निकालना है आधार का क्षेत्रफल, और शंकु का आधार वृत्त है। वृत्त का मतलब हो गया कि यहां पर भी मुझे पाई आर का वर्ग निकालना है बेटा, पाई आर का वर्ग। तो यदि मैं इस पाई को न काटकर इसको ऐसे ही रहने दूं तो मुझे सीधे सीधे इस प्रश्न में इसके आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये देखो, ये वही आधार है, पाई आर का वर्ग यानी शंकु का आधार का क्षेत्रफल। तो हम पाई को काटते नहीं है बल्कि मान रख देते हैं बेटा। चलिए मान रखिए दोनों तरफ, 1/3, यहां पर ये मुझे आधार चाहिए, इसको रहने दो, गुणे यच, ये है शंकु, शंकु की ऊंचाई दी है 14, तो ये रख दो 14 बराबर पाई का मान 22/7। प्रश्न के अंत में देख लेना कि पाई का मान कुछ अलग न दिया हो। आर, ये है मेरा बेलन, बेलन की त्रिज्या है 14, क्योंकि आर का वर्ग है इसलिए 14 गुणे 14 और गुणे h, बेलन की ऊंचाई दी है 20, बेलन की ऊंचाई दी है 20। ठीक, तो दोनों तरफ देखो जरा, ऊंचाई जो है यहां पर भी समान है, यहां पर भी समान थी, तो ये 1/14 इसके 1/14 से कट गया, क्योंकि मान वही है, पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएगा, तो 1/14 दोनों तरफ से काट दिया बेटा। अब 3 का पक्षांतर कर दो, 3 का जब पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर का वर्ग बराबर, पाई आर का वर्ग बराबर 3 भागे में है, पक्षांतर किया बेटा तो गुणे में आ जाएगा। रखो यहाँ पे, तो 22/7 गुणे 14
गुणे 20 और लास्ट में ये 3 का जो पक्षांतर किया है ये हो जाएगा गुणे 3 कट रहा है 7 से काट दिया, उत्तर बच रहा है मेरे पास 22 गुणे 2 गुणे 20 गुणे 3, सबका गुणा कर लो। इन सभी का गुणा करोगे तो आपको पाई आर का वर्ग मिलेगा। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा वृत्त? जो आपके कोण के आधार में है। गुणा करो फटाफट। तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। एक साथ अगर गुणा करना हो, आपको पहाड़ा अच्छे से आता हो, तो सभी संख्याओं का पहले गुणा करो। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये एक जीरो है ना, एक जीरो आप पहले से लगा दो। इन सब का जो बचा हुआ उसका गुणनफल आ रहा है 12। 12 का गुणा 22 में करो। 12 दूना 24, हासिल लगा 2। 12 दूना 24 और 2 हो गया 26। चूंकि ये आधार है और क्षेत्रफल निकाल रहे हो, इसलिए इकाई लग जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर फाइनल आंसर। इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 2640 वर्ग सेंटीमीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर ऊपर घात में 2 लगा दो। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या दिया है? आपको एक बेलनाकार बाल्टी दी है जिसमें रेत भरी हुई है, तो इसका जो घनफल है उतना रेत आपके पास है। इस रेत का उपयोग करके आपने शंक्वाकार टीला बनाया। तो शंकु बनाने के लिए जो रेत इस्तेमाल हुई है उसका घनफल बाल्टी के घनफल के बराबर होगा। अब हमें पूछा है इस बनाए गए शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको क्या करना है? हल करने के लिए जो शंकु का घनफल है, बनाए गए ठोस का जो घनफल है, जो रेत इस्तेमाल हुई है, वो बराबर होगी बेलनाकार बाल्टी में स्थित रेत, जो मुझे मिलेगा बेलन के घनफल से। अब आप दोनों का सूत्र रखो। चूंकि आधार आपका वृत्त है, आधार आपका वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है जो आपके शंकु में है। तो आप इसे ऐसे ही रखो, बाकी का मान रख दीजिए। मान स्थापित करके पक्षांतर करो, काटो, उत्तर मिलेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोगों ने अपना हैंड रेस किया हुआ है। मैंने आपको पहले कहा है हम अपनी शंकाओं का समाधान जो है वो अंत में करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है सबने ले लिया होगा। ये मेरे हल का ही पार्ट है बेटा, आपके भी पेपर में रहेगा। आप दिए गए दोनों ठोसों की जानकारी को पहले बगल में लिख लीजिए, फिर आपका जो वर्किंग है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका हल है, यहां से पूरा हल करते हुए यहां पर आओगे। इस तरह से लिखने से क्या होगा कि आपके सामने आपके दोनों ठोसों का मान सामने सामने रहता है, आसानी से आप स्थापित करके सूत्र में लिख सकते हो। चलिए इरेज करते हैं। अगला सवाल कोई लिखेगा नहीं, आप लोगों को मैंने पहले कहा स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और लास्ट में अपना डाउट पूछिए। इसके बाद है 8वां प्रश्न। प्रश्न में दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी धातु के ठोस गोले को पिघलाकर, मतलब अब मेरा जो प्रश्न है वो गोले पर आधारित है। आपको भी मालूम है इंग्लिश में गोले को आप स्फीयर कहते हो। तो अब जो प्रश्न है वो है मेरा स्फीयर के बारे में। ठीक, तो इस गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस, इंग्लिश में आर, ये है 9 सेंटीमीटर। तो मुझे गोले की त्रिज्या दी गई है,
जिसे पिघलाया, पिघलाने से क्या होगा, अगर गोला धातु का है तो आपको उतना पिघला हुआ धातु मिलेगा। इस पिघले हुए भाग को हम गोले का घनफल कहेंगे, अर्थात पिघलाने पर मुझे गोले का घनफल इतना धातु मिल गया। पिघलाकर 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर व्यास वाला धातु का तार बनाया गया। अब जो आप पिघलाकर दूसरा ठोस बना रहे हो वो आपका बेलन है। तार तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तार आप लोगों ने देखा ही होगा। घर में जो तार इस्तेमाल होता है अगर ध्यान से देखो तो वो पाइप के जैसा होता है, ऊपर से प्लास्टिक का आवरण, बीच में मेटल का वायर जाता है, बराबर, तांबे का वायर उसके अंदर से पास होता है, तो इसे हम कहेंगे बेलन। ठीक, तो आपने गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जिसका व्यास 4 मिलीमीटर है। व्यास अर्थात डी जो दिया है वो 4 मिलीमीटर है। अब हमें कहीं पे भी व्यास का उपयोग नहीं करना पड़ता तो तुरंत हम इससे त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास की आधी, व्यास की आधी अर्थात 4/2, 2 से जब इसको काटोगे तो ये हो गया 2 मिलीमीटर। चूंकि आर यहां पर सेंटीमीटर में है तो मेरा उत्तर भी सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर में आएगा या तो मिलीमीटर में, दोनों अलग अलग इकाइयों को मैं एक सूत्र में नहीं रख सकता, तो हम इसको भी फिलहाल सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। इसे भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में पहले बदलते हैं। और फाइनल उत्तर देखो उसने पूछा हुआ है, तो उस तार की लंबाई कितने मीटर होगी, पहले आप सेंटीमीटर में बनाओ, लास्ट में उसको मीटर में बदल देंगे। तो ये हो गया आर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। स्केल आपने देखा है, 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं, प्रत्येक की वैल्यू 0.1 लेते हो, बराबर, तो वो 0.1 सेंटीमीटर है, और अगर आप 1 बोलोगे तो वो मिलीमीटर हो गया। इसका अर्थ है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो जब भी हम छोटी इकाई से बड़ी में जंप करते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, तो हम उसके संबंध से भाग देंगे। 10 से भाग दिया तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और अब इसका उत्तर हो गया, जैसे ही 10 से तुमने इसे भाग दिया, चूंकि दशमलव नीचे 1 0 है तो ऊपर जो अंक है उसमें दशमलव पीछे से 1 स्थान के बाद, अगर यहाँ 100 होता तो दशमलव पीछे से 2 स्थान के बाद, 1000 होता दशमलव पीछे से 3 स्थान के बाद। तो 10, 100, 1000 से भाग देना आसान होता है, ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आर मुझे इसका भी मिल गया, तो मेरा प्रश्न क्या है, गोले को पिघलाया अर्थात इसके घनफल का उपयोग करके मैंने बेलन का तार बनाया, तो जो घनफल यहां से मिलेगा पूरा का पूरा यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात बनाए गए बेलनाकार तार का घनफल बराबर होगा गोले का घनफल, गोले का घनफल। चलिए तो लिख दीजिए यहां पे, तो मेरा प्रश्न जाएगा कि बेलनाकार तार जो है उसमें जो धातु इस्तेमाल होगा ये बराबर होगा गोले का घनफल, गोले का घनफल। चलिए मान रखिए, तो बेलन का, चूंकि बेलन का घनफल लगेगा तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये हो गया आपका गोला, गोले का घनफल है 4/3 पाई आर का घन, 4/3 पाई आर का घन। ठीक, हमें बनाए गए तार की ऊंचाई चाहिए बेटा, ऊंचाई मतलब देखो जब तार को आप क्षैतिज पकड़ोगे तो वो लंबाई हो गई, अर्थात मानो ये तार है, मेरी ये जो पेन है वो तार है, शायद ना दिख रही हो तो रेड ले लेते हैं, ये मान लीजिए तार है, जब मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं तो ये तार की लंबाई, इसी को मैंने ऐसे कर दिया तो ये उसी तार की ऊंचाई हो गई। क्षैतिज पकड़ा तो लंबाई में देखते हो आप, उसको ऊर्ध्वाधर लिया तो ये हो गया उस तार की ऊंचाई। तो अर्थात मुझे इसमें तार की लंबाई मतलब ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई को छोड़ करके बाकी सारे मान आपके पास हैं, रख दीजिए। और मान को भी रखने से पहले दोनों तरफ देखो सूत्र में पाई और पाई है, चूंकि गुणे हैं पक्षांतर करूंगा तो भाग में जाएगा। अब काटने के बाद जो बचा हुआ मान है
उसे आप पहले नीचे लिख लो। अब इसमें दिए गए त्रिज्याओं का जो भी मान है वो सब रखिए। तो ये बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, चाहे आप 2/10 रखो या 0.2 दोनों चलेगा। तो हम ऐसा करते हैं फिलहाल के लिए तो 0.2 गुणे h डाल देते हैं। ये हो गया 4/3 गुणे r का क्यूब, r यानी किसका, गोले की त्रिज्या, तो ये 9 दिया है, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि r घन का मतलब r का 3 बार गुणा, r गुणे r गुणे r, तो मान को आप 3 बार लिख दो। जहां जिस तरफ कट रहा है उसे पहले काट दीजिए, तो 3 त्रिका हो गया 9, ये गुणा है, जब पक्षांतर करोगे तो ये जाएगा भाग में, तो ये हो गया आपका मान। इसलिए h बराबर 9 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 4, तो 4 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 3, 4 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 3, बचा हुआ मान 0.2 0.2, दोनों गुणा है, पक्षांतर होने पर भागे में चला जाएगा। दशमलव में काटना किसी किसी को थोड़ा सा कठिन लगता है बेटा, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी आपके पास अंश में या हर में दशमलव आए तो आप दशमलव के बाद अपने अंक देख लीजिए, कितने अंक हैं आपके पास। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कुल मिलाकर हर में दशमलव के बाद 2 स्थान हैं। तो आप ऊपर भी क्या करिए, किसी भी संख्या में 2 जीरो बढ़ा करके, अर्थात आप 100 से गुणा कर रहे हो दशमलव हटाने के लिए, 2 जीरो बढ़ा करके दशमलव हटा दीजिए। छोटी क्लास का गुणधर्म है, यहां आपको गुणनफल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप सीधे ये करके हटा सकते हो। तो हम पहले तो दशमलव हटा लेते हैं, तो 4 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 3 है, इसका एक स्थान, इसका एक स्थान, अर्थात 2 हो गया, तो पीछे हमने 2 जीरो बढ़ा लिया और ये दोनों स्थान से दशमलव को हटा दिया। अब मेरे पास बटे में 2 गुणे 2 अर्थात 4 है, जिसे मैं इस 4 से कट कर सकता हूं, बराबर सब का गुणा कर लो, 9 9 81, 81 गुणे 3, चूंकि 300 है तो 3 1 कम 3, 3 8 24 और ये 2 जीरो, ये आ गई तुम्हारी ऊंचाई सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने सारे मान सेंटीमीटर में रखे, परंतु आपको प्रश्न में मीटर पूछा गया है, तो संबंध क्या है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहां सेंटीमीटर छोटा और हमें जाना है बड़े में, तो जब भी आपको छोटे से बड़े में जाना है तो आप उसके संबंध से भाग दोगे। ठीक, दोनों जीरो, ऊपर के दोनों जीरो से कट गया, तो ऊंचाई आ गई 243 मीटर। अब प्रश्न में फाइनल आंसर देखो कैसे लिखोगे आप, आपके प्रश्न का उत्तर होगा तार की लंबाई कितने मीटर होगी, तो आप लिखोगे इसलिए तार की लंबाई 243 मीटर होगी, 243 मीटर होगी। दिए गए मान में यदि हमने कोई गलती नहीं की है, गुणा या भाग करते समय कोई गलती नहीं की है, तो आपका ये उत्तर बराबर आएगा। आपको केवल कैलकुलेशन गणनाओं की जांच करते रहना है, जहां पर भी आपको अगर कोई शंका हो तो लास्ट में आप उसको मार्क करके रखो कि सर यहाँ पे ये गलत था, हम उसको वापस देखेंगे। फिलहाल ये आपका इस प्रश्न का उत्तर समाप्त। क्या दिया गया था प्रश्न में, एक गोला, धातु का एक गोला जिसको पिघलाकर तार बनाया गया, यानी पिघलाने पर जितना मटेरियल, जितना मुझे धातु मिला उसी धातु का उपयोग करके मैंने तार बना दिया, अर्थात मेरे गोले का घनफल बराबर होगा बेलनाकार तार का घनफल, बेलनाकार तार का घनफल बराबर गोले का घनफल। दोनों तरफ सूत्र लिखो, पाई पाई समान था, कट गया, मुझे उपयोग भी यहां नहीं करना था। आगे मैंने मान रख दिया, मान रख के पक्षांतर करके हल किया,
तो उत्तर आ गया ऊंचाई, क्योंकि मीटर में पूछा है। चलिए लिख लीजिए इसे। में की जाएंगी। चलो अगला सवाल देखेंगे। जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट ना लिया हो, थोड़ी देर में और वेट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप दूसरा सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा 9वां। ये हमारे 7.3 से ही संबंधित है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के एक द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। आकृति देखो, ये रहा आपका वृत्त, वृत्त का केंद्र, केंद्र से दो तरफ दो त्रिज्याएं खींच दो, ये बन गया आपका द्वैत्रिज्य। इसकी त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। इस द्वैत्रिज्य की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, ये जो मैंने रेखांकित किया है, इस भाग को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ये दिया है 115 पाई सेंटीमीटर का वर्ग। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कितना दिया है? 15 पाई वर्ग सेंटीमीटर। उस द्वैत्रिज्य के चाप का माप, तो द्वैत्रिज्य के चाप का माप, ये आपको मैंने पिछली बार काफी बृहद में बताया था। माप मतलब क्या? जब आप सर्कल चैप्टर पढ़े हो, वृत्त जब आपने पढ़ा होगा, तो केंद्र पर निर्मित जो कोण होता है, केंद्रीय कोण जिसे आप कहते हो, जिसका संकेत थीटा है, उसी को हम चाप का माप कहते हैं। तो मुझे इसमें चाप का माप ज्ञात करना है और फिर चाप की लंबाई संबंधित द्वैत्रिज्य से जो चाप बनता है, ये देखिए, द्वैत्रिज्य से जो चाप मिलता है, इस चाप की मुझे लंबाई बतानी है। तो ये आपका चाप हो गया संगत, जिसकी लंबाई चाहिए, और इस चाप का माप अर्थात थीटा चाहिए। जब आपको प्रश्न में थीटा की दरकार है, यदि आपको आपके प्रश्न में से थीटा निकालना है, कोण का माप निकालना है, तो आप द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का थीटा वाला सूत्र लगाओ। तो हमें ज्ञात है कि द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ये बराबर है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का वर्ग। यदि मुझे चाप की लंबाई निकालना होता है तो ये होगा 2 पाई आर। क्षेत्रफल है इसलिए पाई आर का वर्ग। जो जो मान दिया है बेटा रख दो इसमें। क्षेत्रफल आपको पहले से ही प्रश्न में दिया है 15 पाई, तो 15 पाई बराबर थीटा हमें ज्ञात करना है, 360 मान है। पाई में इसी तरह रखूंगा ताकि ये दोनों तरफ से कट जाए, और गुणे त्रिज्या, द्वैत्रिज्य की त्रिज्या तो आपको दी है ना 6 सेंटीमीटर, जो आपके वृत्त की त्रिज्या वही आपके द्वैत्रिज्य की त्रिज्या। तो ये है 6 गुणे 6, तो दोनों तरफ से पाई और पाई कट गया। ठीक, ये 6 छहा के 36, 6 छहा के 36, 36 एक कम 36,
तो मेरे पास काटने के बाद बचा 15 बराबर थीटा बटे 10। हमें चाहिए थीटा का मान, 10 का पक्षांतर करो। जैसे ही पक्षांतर करोगे भाग पक्षांतर करने पर गुणा हो जाएगा, तो बचेगा थीटा। जब दोनों का गुणा किया तो थीटा बराबर आपका दूसरा मान है चाप की लंबाई। चूंकि आपके पास द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है और हमें चाप की लंबाई चाहिए, तो मेरे पास द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का एक संबंध है। मैं उस संबंध का इस्तेमाल करूंगा और वो सूत्र क्या है कि सेम द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर होता है R बटे 2 गुणे दिया है आपके पास 15 पाई, वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 6 और चाप की लंबाई आपको निकालना है, उसको वैसे ही रखो। तो 2/3 हो गया 6, 2/3 हो गया 6, कट गया। 3 का पक्षांतर करोगे तो आपको यल का मान मिलेगा। तो यहां पर इसलिए ये आ जाएगा 15 पाई बटे 3 बराबर यल। ये 3 कहां से आया, जो आपने 2 को काटा था, 3 का गुणा है, पक्षांतर करोगे भाग में जाएगा। 3 के पहाड़े से इसे काट दो, 3 पचे 15। तो इसलिए यल बराबर आ गया 5 पाई। चूंकि लंबाई है इसलिए केवल सेंटीमीटर लिखो। अब यहां पर एक बात ये आती है, सर पाई का मान क्यों नहीं रखा? आपको द्वैत्रिज्य का मान पाई में दिया है ना, तो आप अपने मान को पाई में भी रख सकते हो, और यदि आपके प्रश्न में पाई दिया गया होगा तो आप पाई का मान रख देना। समझ में आया? अगर प्रश्न में मेरा उत्तर कोई भी एक मान पाई में है तो आप भी अपने किसी उत्तर को पाई में रख सकते हो, और नहीं तो यदि प्रश्न के अंत में पाई का मान 22/7 या 3.14 दिया है तो आप यहाँ पे पाई का मान रख के गुणा कर दीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो हमारा लंबाई होगा 5 पाई सेंटीमीटर। लिख लीजिए फटाफट इसे, एक बार कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न में द्वैत्रिज्य, संबंधित त्रिज्या दी गई है और क्षेत्रफल दिया है। आपको केंद्रीय कोण का माप और इस चाप का माप पूछा है, चाप की लंबाई पूछी है। केंद्रीय कोण का माप ही चाप का माप होता है, तो थीटा आ गया, इसका मतलब चाप का माप मिल गया। दूसरा, लंबाई के लिए आप द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवां सवाल दिया है इसमें, जो कि वृत्तखंड से संबंधित है, लेकिन आप इसमें वृत्तखंड का सीधा सीधा सूत्र न लगा करके दो अलग अलग मानों को निकाल करके भी बता सकते हो। चलिए देखें, आकृति में हमें एक वृत्त दिया है, इस वृत्त के अंदर द्वैत्रिज्य बना है, इसी द्वैत्रिज्य में एक त्रिभुज बना करके इस वृत्तखंड को अलग कर लिया गया है, जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे चाहिए। अब दिए गए मान में क्या क्या है,
AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है, PA वृत्त की त्रिज्या है जिसका मान 8 सेंटीमीटर दिया है। आकृति में ही मान रख देते हैं। वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब देखो जैसे ही दूरी बोला, केंद्र से जीवा पर लंब, उसकी दूरी कहलाता है। केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाएगा, वही लंब केंद्र से जीवा की दूरी दर्शाता है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई मान नहीं दिया है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक लेटर M। M ले लिया हमने, तो PM लंब है। तो अब ये हो गया आपका त्रिभुज जिसकी ऊंचाई दी गई है। यदि मुझे पूरा का पूरा आधार आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर। और बाद में इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल करके भी, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल लेकर के आप पूरे द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या होगा? द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले आधार निकालना होगा। ये कोण 90 दिया है। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, या समकोण त्रिभुज है और कर्ण का आधा कौन है? ये सम्मुख भुजा है। यहां देखो, इस कोण की जो सम्मुख भुजा अर्थात जो लंब है वो कर्ण की आधी है। आपने 9वीं में 30, 60, 90 का प्रमेय देखा है। समकोण त्रिभुज में 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी और 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करणी में 3/2 गुनी होती है, बराबर ना। तो उस विधि से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो बेटा, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा, ये मान हो गया 30 अंश। जब ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये त्रिभुज बन गया आपका 60 अंश। तो 60 अंश की जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण की करणी में 3/2 गुनी होगी। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि त्रिभुज PAM 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश प्रकार का त्रिभुज है। इसलिए इस आधार का क्षेत्रफल, इस आधार की लंबाई AM ये होगा करणी में 3/2 गुणे कर्ण, 90 की सम्मुख भुजा कर्ण, मान रख दो करणी में 3/2 और PA का मान दिया है 8, 2 चौक हो गया 8। तो इसलिए AM का मान आ गया 4 करणी में 3 सेंटीमीटर, केवल AM आया। अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए पूरी जो AB होगी वो आपके AM की दुगनी हो जाएगी। ये आपके वृत्त के क्षेत्रफल का प्रमेय, 9वीं का प्रमेय है। ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AM का दुगना डबल करने पर पूरा AB मिलेगा। तो 2 गुणे 4 करणी में 3 अर्थात 8 करणी में 3 सेंटीमीटर। आप जानते हो करणी में 3 अपरिमेय संख्या, तो गुणा या भाग करते समय परिमेय का गुणा परिमेय में, अपरिमेय का गुणा और भाग अपरिमेय के साथ। तो इसलिए गलती से भी 2 का गुणा 3 में मत कर दीजिएगा। जो बाहर परिमेय संख्या है बस उसी के साथ उसका गुणा करके लिखना है। तो ये आ गया मेरे त्रिभुज का आधार। अब तुरंत क्या करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो एरिया, चूंकि क्षेत्रफल के लिए संकेत है, तो एरिया
त्रिभुज पी ए बी ये होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मान कितना दिया है? 4 दिया है, तो ये हो गया गुणे 4। 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 8 दूना हो गया 16 करनी में 3 सेंटीमीटर। 16 करनी में 3 सेंटीमीटर का वर्ग, चूंकि क्षेत्रफल है। अब प्रश्न में देखो करनी में 3 का मान भी दिया है, तो आप यहां पर करनी में 3 का मान रख दीजिए। ये हो गया 1.73। 1.73, क्योंकि अभी मान रखना है तो आप इकाई मत लिखिए। चलिए, करनी में 3 का मान था तो वो भी रख दिया। अब इसका गुणा कर लो। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 की 8 हासिल लगा 4, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और कितना हासिल लगा था? 48, 4 हासिल लगा था, तो 7 छंग 42, 7 एकम 7, 4 11, 112 में 4 जोड़ दिया 116, हासिल लग गया 11, 16 एकम 16, 11 जोड़ लिया 27, तो ये हो गया 27.68 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए फाइनल आंसर में भी 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे पूरे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है, तभी मैं उसमें से त्रिभुज को घटा सकता हूं। तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल के लिए आपको केंद्रीय कोण का माप चाहिए। ये 60 है। बिल्कुल इसी प्रकार का त्रिभुज इस तरफ भी है, आप देख लो। ये 4 दिया है, इस भुजा की लंबाई उतनी ही आई है, तो ये भी वैसा ही है। इसका मतलब ये कोण भी आपका 60 होगा। तो कोण एपीबी, केंद्रीय कोण एपीबी जो थीटा होगा, इसका मान हो गया 60, 60 120, तो थीटा का मान 120 आ गया। तो इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। मान रख दो, थीटा का मान 120 बटे 360, पाई का मान देख लीजिए दिया है 3.14, तो 3.14 आर त्रिज्या है, त्रिज्या दी गई है 8 और 8 का वर्ग रखना है, तो 8 गुणे 8, 0 0 कट गया, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 से कौन सा कट रहा है देख लीजिए, नहीं तो पहले गुणा कर लो, बाद में 3 से भाग दे देना। पहले गुणा कर लो और बाद में 3 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा। अगर हम गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 3 11, हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, इन दोनों का गुणा। अब फिर से गुणे 8 करना है, 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंचे 40 बराबर 8 दूना 16 और 4 हो गया 20, तो ये पूरा आंसर आएगा 2009 बटे 3, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 अंक के बाद है, तो गुणा करने के बाद आपको पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना है। अब इसका भाग भी दे लो, तो ये हो गया 3 छंग 18, 2 बचा 20, फिर से 3 छंग 18, 2 बचा 20, 2 बचेगा यहाँ पे 18, 20 में से 18 जाएगा 29, 3 नवा 27 दशमलव है 29 बच रहा है मेरे पास, 3 नवा 27, फिर 2 बचा 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा, दशमलव है 1 जीरो बढ़ा सकता हूं 20, 3 छंग 18। प्रायः हम लोग जो आंसर होता है बेटा वो दशमलव के एक या दो स्थान तक ही देखते हैं, तो आपने 3 स्थान तक निकाला ही है, अगला स्थान भी 6 कंटिन्यू जाएगा, आप यहीं पर रुक जाओ। ठीक, अब मुझे चाहिए इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये होगा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्र द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आया है 27.68। इसी को घटा करके उत्तर लिख दो,
आंसर आ जाएगा। तो वहां जगह न होने की वजह से मैं इसी का उत्तर यहां पर डाल दे रहा हूं। देखो क्या यही घटा देते हैं, चलिए जिसमें से घटाना है दशमलव के बाद 3 स्थान, वहां पे 2 ही है, तो लास्ट में एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसे घटा दो, 6 में से 0 गया 6 आएगा, 8 में से 8 गया 0 आएगा, 9 में से 6 घटाया 3 आएगा, दशमलव 6 में से 7 नहीं घटेगा, आप 16 करोगे, 16 में से 7 गया 9 आएगा, बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे कुछ माना तो गया नहीं है कि दशमलव के 2 स्थान में ज्ञात करो या 1 स्थान में ज्ञात करो, तो 3 स्थान तक जो उत्तर है आप उसको 2 स्थान में बदल दो। कैसे? यदि तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे बेटा। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 39.31 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, अगर आपसे ये मांगा नहीं गया है कि आप 2 स्थान में 3 स्थान में अपना उत्तर लिखिए, तो आप कितना भी छोड़ सकते हो। ठीक, आप 2 स्थान तक में भी लिख सकते हो, 3 स्थान भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं जाएगा। लिख लीजिए इसको फटाफट। एक बार आकृति को देखते हुए कौन सा भाग कैसे है, फाइनल आंसर यहां पे है बेटा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दशमलव के या करनी में 7 की वजह से देखिएगा, कोई अगर डिफरेंस कहीं पर भी आता है तो उसको देखना रहेगा आपको। गुणनफल में कहीं गलती ना हो, ये भी एक बार आप चेक करके उसको देख लीजिएगा। फिलहाल उत्तर हमारा इस तरह से रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां और 12वां प्रश्न जो है वो पूरी तरह से आपका कृति पर आधारित है। अब कृति आपको भरनी है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा सवाल हल करके दे दे रहा हूं, आपको उसमें केवल मान डालना रहेगा बेटा। तो यदि आप यहाँ पर हल किए गए प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो वो स्क्रीनशॉट देख करके आप उन मानों को बॉक्स में डाल सकते हो, बराबर। तो पहले एक बार प्रश्न समझ लेते हैं, द्वैत्रिज्य पर ही आधारित है। अब हालांकि इसमें तो थोड़ा सा बड़ा दिया है, अगर आप चाहो तो इसको छोटे में करके, क्योंकि यहाँ के मान के लिए, इस मान को भरने के लिए मुझे इसमें ज्यादा वर्किंग नहीं, वो जो दिख रहा है वही मान पूछा गया आपसे। अब प्रश्न अगर मान लीजिए कृति की बजाय हल करने के लिए आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा द्वैत्रिज्य दिया है, ये हो गया आपका एक बड़ा द्वैत्रिज्य। ठीक, इस बड़े द्वैत्रिज्य में, इस बड़े द्वैत्रिज्य में एक वर्ग अंतर लिखी, थोड़ा और बड़ा कर लें ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो, कि जाएगा नहीं। चलिए ठीक, ये पूरा द्वैत्रिज्य, इसके अंदर ये हो गया आपका वर्ग बी सी डी ए, ये वर्ग, फिर इसी के अंदर एक द्वैत्रिज्य और दे दिया बेटा, ये छोटा वाला द्वैत्रिज्य सी बी एक्स डी,
CBXD, ये आपका छोटा द्वैत्रिज्य। प्रश्न में है कि इस दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कृति पूर्ण करो। अब अगर ऐसा देखा जाए तो हम कृति में क्या करेंगे कि यदि मैं इस संपूर्ण बड़े वाले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल लूं तो इस पूरे क्षेत्रफल में से छोटे द्वैत्रिज्य को हटा दिया तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आसान है। पूरे बड़े वाले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस इस छोटे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए केंद्रीय कोण का माप और उसकी त्रिज्या। तो छोटे वाले के लिए तो एकदम आसान है क्योंकि वर्ग का अंदर अंतःकोण है ये, तो ये तुम्हारा केंद्रीय कोण हो गया 90 अंश और वर्ग की भुजा तुम्हें दी गई है। इस वर्ग ABCD की भुजा ये दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग की भुजा। तो मेरे पास छोटे द्वैत्रिज्य की भुजा भी है और उसका केंद्रीय कोण अर्थात 90 भी है। बड़े वाले में केंद्रीय कोण दिया है क्योंकि बड़े वाले में भी वही वर्ग का भाग आ रहा है, बस इसकी त्रिज्या नहीं दी है। ध्यान दो, इसकी त्रिज्या नहीं दी है। अब ये त्रिज्या आएगी कैसे? त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी, यही है ना त्रिज्या। ये देखो लंबाई, केंद्र से किसी भी परिधि के पर स्थित बिंदु को आप जोड़ दीजिए, जो रेखाखंड मिलेगा वो उसकी त्रिज्या। तो ये हो गया तुम्हारे परिधि पर स्थित बिंदु C, ये बड़े वाले का केंद्र। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये बड़े वाले की त्रिज्या नहीं हो जाएगी, बड़े वाले द्वैत्रिज्य की त्रिज्या नहीं होगी। तो यही जो द्वैत्रिज्य की त्रिज्या है ये आपके वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। और चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो आप कह सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो यदि मैं वर्ग का विकर्ण निकाल लूं तो मुझे पूरे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या भी आ जाएगी, पूरे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या भी आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है इसमें? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। इसके लिए आपके पास सीधा सीधा सूत्र है, करनी में 2 गुणे भुजा। और जिसे भी ये सूत्र थोड़ा सा याद करने में कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे सूत्र हो जाते हैं, तो आप अपनी आकृति देख लो। आपके पास वर्ग की भुजा ये भी 20 है बेटा, ये भी 20 है। पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बराबर। उसके बाद कर्ण का वर्ग है, वर्ग का जब पक्षांतर करोगे तो 2 समान भुजा है तो करनी 2 हो गया गुणे भुजा। तो मान रख दो, ये करनी में 2 और भुजा का मान, वर्ग की भुजा है 20, तो विकर्ण की लंबाई हो गई 20 करनी में 2 सेंटीमीटर, जो आपके द्वैत्रिज्य की त्रिज्या होगी, जो इस बड़े वाले द्वैत्रिज्य की त्रिज्या होगी। इसलिए द्वैत्रिज्य A केंद्र है, PCD की त्रिज्या, PCD की त्रिज्या ये हो गया 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास दोनों की त्रिज्याएं आ गई, छोटे वाले की भी बड़े वाले की भी। तो उसने उसमें क्या किया बेटा, आपके प्रश्न में अभी यहाँ पे जो मैं अलग अलग करूंगा वही आपको यहां से लेकर अंतिम तक भरना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, तो आप इसमें से मान देखना, जहां पे जो एप्रोप्रिएट मान होगा वो बॉक्स में डाल दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद, वो आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया द्वैत्रिज्य APCD बेटा, यानी मैंने पूरे बड़े वाले द्वैत्रिज्य को लिया तो इसका सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का वर्ग। थीटा का मान तो 90 है बटे 360, पाई का मान देख लो
अंतिम में दिया है 3.14, तो 3.14 रखा है। आर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 20 करनी में 2 गुणे 20 करनी में 2, त्रिज्या 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 पंचे हो गया 20, 20 और 5 का गुणा होगा तो ये हो गया 20 पंचे 100, और करनी 2 का गुणा करनी में 2 होगा। तो जब समान करणियों का गुणा होता है तो करनी हट जाती है, समान करनी का गुणा हो तो करनी हट जाएगा, अर्थात आप लिखोगे करनी 2 का वर्ग, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत है, कैंसिल हुआ, आंसर केवल 2 बचता है। या करनी में 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 आ गया। 100 है, 100 से जैसे ही गुणा करोगे तो ये 2 जीरो दोनों दशमलव हटा देंगे बेटा, और 314 एकम हो गया 314 गुणे 2, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपके बड़े द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना है छोटे वाले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो एरिया, द्वैत्रिज्य का केंद्र C है बेटा, CBXD, CBXD का क्षेत्रफल ये होगा थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। मान रखो इसमें भी थीटा का मान 90 ही दिया है, पाई का मान 3.14 आएगा क्योंकि पहले मान में वही रखा है, और इसकी त्रिज्या दी गई है 20 जो कि आपके वर्ग की भुजा है। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 पंचे हो गया 20, 20 का गुणे 5 में किया, 20 पंचे 100, और वही 100 इन दोनों दशमलव को हटा देगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.14। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे प्रश्न बचा हुआ है, आपको 2 स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसके लिए, तो अभी इस प्रश्न का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ यादव सर जी। योगेश सर। सर जी समय कंप्लीट हाँ हो सर। रहा है आपका। हाँ हाँ सर, सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से करेंगे भी क्या। एक है वो लास्ट वाला, मैं उनको दे दूंगा क्योंकि इजी है, बस 5 मिनट मुझे और दीजिए, बस खाली 5 मिनट सर, ये प्रश्न कंप्लीट करता हूँ सर, उसके बाद बस 5 मिनट दीजिए। चलिए तो यहां देख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो अब इसमें हो गया उत्तर, यहां पे आएगा एरिया द्वैत्रिज्य BXD बराबर 314, 314, 20 पंचे 100, 314 बेटा, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो अब मेरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 628 बड़े वाले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। 8 में से 4 घटाया 4, 2 में से 1 घटाया 1, 6 में से 3 घटाया 3, तो ये हो गया 314 वर्ग सेंटीमीटर। यही देखिए आपके फाइनल छायांकित भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल 314 है, 314। तो जो उसने अलग अलग तोड़ करके निकाला है उसमें केवल आपका अंतर कहां आ रहा है बेटा, ये जो उसने एरिया स्क्वायर निकाला है आपको उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भरना है तो आप केवल 20 का वर्ग यानी यहाँ पे 400 आएगा, ये तुम्हारे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, उसमें से वर्ग का घटा दीजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। समझ में आ रहा है, अंतर प्रश्न में बिल्कुल नहीं है। इसको करने के लिए उन्होंने वर्ग का निकाला हुआ है, आप क्या करो बड़े वाले द्वैत्रिज्य को, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग है उसका बेटा, तो बड़े वाले में से केवल छोटे वाले का क्षेत्रफल आप निकालो, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें वो सारे मान आपको मिलेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाना है, केवल और केवल वर्ग के क्षेत्रफल के नीचे आएगा 20 का वर्ग, भुजा का वर्ग, बाकी पूरा मान आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक, लास्ट वाला प्रश्न आपका कृति है, आसान है अगर ना समझे, क्योंकि उसमें आपको केवल त्रिज्या का मान 9 माइनस आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर रखना होगा। अगर आपसे नहीं हल होता है होमवर्क में तो अगली बार आप पूछ सकते हैं, तो अगर इतने प्रश्न में किसी को डाउट हो तो वो ले सकता है सेशन। हाँ सलोनी पूछो बेटा, सलोनी पूछो। सलोनी पूछिए बेटा, क्या डाउट है? आपका हैंड रेज है बेटा।
कोई डाउट है? राजू सिंह पूछो। सर महत्व मापन ये पूरा चैप्टर तो हाँ बेटा, बस लेकिन आप देखिए ओमिट हो गया है या कैंसिल है वो छोड़ दीजिए, आपको ज्ञान तो होना चाहिए, है ना? तो आपको ये खाली आपके नॉलेज के लिए कराया जा रहा है। अभी आगे कैसी स्थिति बनेगी बेटा वो अभी श्योर नहीं है ना, तो इसलिए अभी ये स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आप उस चीज को ध्यान में मत रखिए, आप अपने केवल ज्ञान के लिए देखिए कि कहीं ना कहीं तो इसका उपयोग हम अपने भविष्य में या लाइफ में करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने के लिए हम चीजों को देखते हैं। सलोनी चलिए आगे पूछो बेटा। किसी को डाउट है? सलोनी पूछो। सलोनी पूछो बेटा। रवि प्रसाद पूछो। रवि प्रसाद, अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछो। प्रश्न से संबंधित जो भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, जब आप अपना उसमें माइक लिखिए ऑन उसके करो। बाद भी कभी रवि डाउट होता है प्रसाद। तो भी आप बोलिए। रवि प्रसाद अपना माइक ऑन करो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। बेटा। सर वो फोटो लेने का था। ले लीजिए बेटा, ले लो। चलिए, और किसी को डाउट है? आज आप लोगों ने जो भी सवाल देखा, लास्ट वाला है, आप केवल आकृति को देखोगे तो भी हो जाएगा बेटा। हर बार जैसे हम एक प्रश्न होमवर्क में छोड़ देते हैं, तो आप इसको भी होमवर्क में ले सकते हो। अगर इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है, दूसरा सेशन जब भी हमारा लगे, हम उसमें अपने ये बचे हुए प्रश्नों को देख सकते हैं। किसी हाँ को और कोई बालकिशन दिक्कत पूछो। है? बालकिशन पूछो। हाँ बोलो बेटा। सर गुड मॉर्निंग। सर ये फिर से रिवीजन होगा क्या? हाँ बेटा, अभी देखिए, अभी तो फिलहाल ये पोर्शन खत्म हो रहा है। अब जैसा भी रहेगा, जिस हिसाब से स्थिति रहेगी, आप लोगों को रिवीजन क्लास डाला जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अभी इसकी कुछ सूचना नहीं है, लेकिन अगर संभव हुआ, बीएमसी आपके लिए इतना सब कुछ कर ही रही है, तो अगर रिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे देखेंगे। वह सोचा तो है कि कहिए कि हम नाराज पार्टी करे हमारे स्पीकर आप म्यूट कर दो, अगर आपका डाउट खत्म हो गया तो अपना प्रिंसू स्पीकर पूछो। म्यूट कर दो। प्रिंसू कुछ पूछना है क्या? हाँ किसी थैंक और यू को सर। कोई डाउट है? नहीं है सर, किसी को ओके डाउट सर। नहीं है। जी सर।